नमस्कार दोस्तों, हेराल्ड ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आर के मिश्रा। आज आपको केमिस्ट्री के अंतर्गत मोल कंसेप्ट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वाकई में, और रसायन शास्त्र के लिए जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन हल किए जाते हैं उसके लिए भी बहुत ही यूजफुल है। जहाँ तक अभी जो मेरा टारगेट है आपको कि वन रक्षक और जेल प्रहरी जो एमपी में एग्जाम हो रही है, तो उसके पेपर को देखते हुए मैंने एक लेक्चर तैयार किया है। और जो बच्चे अभी एग्जाम दे रहे हैं या जो कंटिन्यू अभी देंगे उनके लिए बहुत ही यूजफुल चीज़ है। इसलिए हालांकि मोल कंसेप्ट एक बहुत ही बड़ा चैप्टर है जो कि किसी कंपटीशन एग्जाम के लिए एक मायने रखता है, लेकिन आपका जो लेवल है और जो क्वेश्चन आए हुए उसको देखते हुए वेरी शॉर्ट एंड स्वीट में मैं आपको कुछ कंसेप्ट दे रहा हूँ। अगर कंसेप्ट को आप ठीक से समझ जाते हैं तो मोल कंसेप्ट के लिए एक क्वेश्चन आपका पक्का है। जो मैंने पटवारी के पेपर भी देखा है, एमपी पटवार के, और इसमें तो एक दो क्वेश्चन कभी न कभी आ जाते हैं, क्योंकि देखो साइंस में जो क्वेश्चन का लेवल है वो कहीं से कुछ भी उठा कर दे देता है, लेकिन फिर भी जो मैंने एनालिसिस किया था कुछ फिक्स कंटेंट्स है जिससे क्वेश्चन आते ही हैं। तो उसी के मद्देनजर मैंने एक चैप्टर को शुरू कर रहा हूँ। अब इसमें बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट के कारण कहीं कहीं कुछ कंटेंट्स मुझे छोड़ने भी पड़े हैं, ठीक है ना। तो उस छोड़ने वाले कंटेंट्स के आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे रसायन शास्त्र में बहुत सारे रूल होते हैं बेसिक रूल में, जैसे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल, इस ढंग से बहुत सारे रूल्स होते हैं। लेकिन एक रूल जिससे कि क्वेश्चन आने की खूब संभावना है वह है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास का क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है कि सबसे पहले इसकी शुरुआत या इसके बारे में रसायन शास्त्र लेवोसिए, जो कि रसायन शास्त्र के जनक कहा जाता है, 1774 ईस्वी में दिया था। ठीक है, याद हो जाएगा। इस नियम के अनुसार द्रव न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया सकता है। मतलब जो द्रव है उसको आप नया भी नहीं बना सकते हो और उसको मतलब कि खत्म भी नहीं कर सकते हो। मतलब अगर कार्बन कहीं होगा तो किसी न किसी रूप में कार्बन मतलब कि रहेगा, इसको खत्म नहीं कर सकते। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इस मास से जो सबसे बड़ा एक एग्जांपल के साथ समझाया है कि जैसे एक देखिए कि कार्बन को देख लीजिए कि कार्बन को जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कराते हैं तो CO2 बनता है। अब इस रूल का क्या मतलब है कि जैसे आपने कार्बन एंड ऑक्सीजन लिया तो जो इसका मात्रा है वह हमेशा इस रूप में रहेगा। इसको उदाहरण से समझिए कि कार्बन अगर 12 ग्राम है और ऑक्सीजन का हो गया 2 × 16, तो ये कितना हो जाएगा 12 + 32 बराबर है 44। और इसको देखिए तो 12 + 32 बराबर है 44। तो जितना कार्बन और ऑक्सीजन मिला के लिया वही कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। इसी को बोला जाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। जैसे यहाँ देखिए बजाते इसी एक और एग्जाम्पल से समझाया हुआ है कि किसी रसायन में भाग लेने वाले द्रव का कुल भार अभिक्रिया से बने हुए द्रव के कुल भार के बराबर होता है। अतः भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन में बने उत्पाद का कुल द्रव्यमान अभिकारकों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। अभिकारक समझते हैं ना। अभिकारक का जो मतलब हो गया कि जिसे कोई रिएक्शन होता है तो इसको ध्यान दीजिए, ये है अभिकारक है रिएजेंट और यह इसका है प्रोडक्ट है। इसी को एक और एग्जांपल के साथ समझाया गया है कि 200 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म करते हैं तो 114 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड और 88 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। शीर्ष कीजिए कि द्रव्यमान के नियम को पालन करते हैं। हालांकि ऑप्शन क्वेश्चन नहीं है, मैं जो आपको समझाने चाहता हूं कि आप कोई भी क्वेश्चन को हल कर ले तो उसके लिए आपके कि लॉ ऑफ मास फ्रैक्शन है क्या। मैं समझता हूं कि आपको ध्यान हो गया होगा कि द्रव मतलब कोई भी पदार्थ को न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है।
इसी को यहाँ एक उदाहरण के साथ समझाया है कि जैसे कैल्शियम कार्बोनेट 200 ग्राम का है, इससे कैल्शियम ऑक्साइड कितना बन रहा है, कैल्शियम का कितना हो रहा है 40 ग्राम, और कार्बन डाइऑक्साइड कितना बन रहा है 88 ग्राम, तो कुल 200 ग्राम आपको ये बन गया। इसीलिए कहते हैं इसको कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के आधार पर इस क्वेश्चन को समझाया गया है। एक और एग्जांपल मैंने आपको कार्बन डाइऑक्साइड के लिए समझा दिया हूं। अब नेक्स्ट जो मोल कंसेप्ट में क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं बार बार बता रहा हूं कि मैं आपको कंसेप्ट को सिलेक्टेड चीज को लिया हूं जो कि डायरेक्ट क्वेश्चन को टारगेट बने। एक होता है ग्राम परमाणु भार। दोस्तों मैंने इससे पहले एक चीज बतलाया था आपको कि किसी भी पदार्थ का या कोई तत्व है जिसका दो रूप होता है, एक को बोलते हैं एटॉमिक फॉर्म, और दूसरा इसका जो है मोलिकुलर फॉर्म। एटॉमिक फॉर्म एंड मोलिकुलर फॉर्म। इसका क्या मतलब हुआ है कि जैसे एग्जांपल दिया था कि एक छोटा ले लीजिए क्लोरीन। क्लोरीन का एटॉमिक फॉर्म Cl है, अब मोलिकुलर फॉर्म Cl2 है। पहले भी बताया था कि क्लोरीन में जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो वह Cl के रूप में रहता है, लेकिन एग्जिस्टेंस जो होता है वह Cl2 के रूप में होता है। अगर आपको क्लोरीन लिखना हुआ और आपने Cl लिख दिया तो आप गलत हो, क्योंकि उसका एग्जिस्टेंस नहीं है। और जैसे कि आपको जब केमिकल बॉन्डिंग के आपको क्वेश्चन कराएंगे तो क्या होता है, Cl और Cl ये दोनों कंबाइन करके Cl2 बना देता है। ये तो समझाने के लिए है, लेकिन रिएक्शन के केस में क्या होगा, यह संभव नहीं है। तो मैं आपको फिर एक चीज बताना चाहता हूं कि किसी भी तत्व का दो रूप होता है, एक परमाणुविक अवस्था होता है जिसमें वो रिएक्शन में भाग लेता है, और एक आणविक अवस्था होता है जिसमें वो स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं। तो इसी चीज को लिखा हुआ है कि जब उसके जो भार होते हैं किसी भी परमाणु का, जब भी पदार्थ है तो उसका भार होगा, तो जब पदार्थ के परमाणु को हम ग्राम में व्यक्त किया जाता है तो उसको हम ग्राम परमाणु भार कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, समझ में आ गया। ऐसे इसका एक दूसरा भी होता है एब्सोल्यूट मास है सर, जो कि 1/12 ऑफ द C12 कार्बन आइटम से कंसिडर किया गया है। लेकिन चूंकि मुझे डायरेक्ट क्वेश्चन कंपटीशन के लिए टारगेट करना है, इसलिए मैं उसको नहीं जाके सीधे बतलाता हूं कि जब किसी परमाणु के भार को ग्राम में व्यक्त किया जाए तो ग्राम परमाणु भार कहेंगे, और जब किसी अणु के भार को ग्राम में व्यक्त किया जाए तो उसको ग्राम अणु भार कहेंगे। ये मैं आपको आगे डिस्कस करूंगा। तो आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट हो गया कि जैसे ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 ग्राम है, ऑक्सीजन का ग्राम परमाणु भार कितना हो गया, 16 ग्राम हो गया। हाइड्रोजन का ग्राम परमाणु 1.08 ग्राम है, क्लोरीन का 35.5। अब यह एक चीज और ध्यान दीजिए, उलझिएगा मत, मैं इसको आपको एक वन शॉट वीडियो बना के बतला दूंगा कि जैसे ऑक्सीजन का जो वेट है वह 16 ग्राम है, ध्यान दीजिए। तो जो 16 ग्राम है, तो 16 ग्राम ऑक्सीजन को हम ऑक्सीजन तत्व का 1 ग्राम परमाणु बोलते हैं। देखिए दोनों में मतलब, फिर पहले आपको मॉलिक्यूल और एटम के बारे में समझा दिया, अब है कि 16 ग्राम ऑक्सीजन को ऑक्सीजन तत्व का 1 ग्राम परमाणु कहते हैं। इसी तरह से कार्बन का परमाणु भार 12 ग्राम है, तो उसको कार्बन का 1 परमाणु भार कहते हैं, ठीक है ना। मैग्नीशियम का 24 है, तो 24 ग्राम ऑक्सीजन को ऑक्सीजन तत्व का 24 ग्राम मैग्नीशियम को मैग्नीशियम तत्व का 1 ग्राम परमाणु कहते हैं। अब इसे क्वेश्चन कैसे निकालते हैं कि तत्वों के अगर परमाणुओं की संख्या निकालना होगा तो तत्व का द्रव्यमान जितना आपको दिया गया और तत्व के ग्राम परमाणु भार। जैसे एग्जांपल दे दिए कि आपसे कोई पूछ दे कि मैग्नीशियम के 36 ग्राम में कितने तत्व परमाणु कितने होंगे, तो क्या होगा 36 बोला, और एक का कितना होता है कैल्शियम का 40 होता है, तो ढंग से 1.51 निकाल सकते हो। इसी दौरान एवोगाड्रो ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक दिया और कैलकुलेशन दिया, जिसके आधार पर है कि प्रत्येक तत्व कि 1 ग्राम परमाणु, जैसे अभी आपको डिस्कस किया ना, ये देखिए यहाँ है ना 1 ग्राम परमाणु,
तो प्रत्येक तत्व के 1 ग्राम परमाणु अर्थात 1 ग्राम परमाणु भार, और आजकल इसको ग्राम एटॉमिक वेट GAW से लिखा जाता है, उसके अंतर्गत 6.02 × 23 परमाणु होते हैं। ध्यान रहेगा, उलझिएगा मत। 1 ग्राम परमाणु, किसी भी तत्व के 1 ग्राम परमाणु अर्थात 1 ग्राम परमाणु भार में 6.02 × 10⁻23 परमाणु होते हैं। ये हो गया परमाणु भार के लिए। मतलब आप इसको ऐसे भी सोच सकते हो कि चूंकि ऑक्सीजन का वेट कितना है, 16 ग्राम है, इसको 1 ग्राम परमाणु बोल सकते हैं। और ये 16 ग्राम में अगर आप देखोगे तो 6.02 × 10⁻23 परमाणु होंगे। ठीक है। अब एक नेक्स्ट टर्म है मोलिकुलर मास। जैसे आपको परमाणु को मिलाकर अणु बनता है, मतलब कि मोलिकुल इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एटम। तो अगर जिस ढंग से आपने वहां देखा कि हाइड्रोजन का जो या कैल्शियम का जो होता है वह आपको 40 ग्राम है, तो कैल्शियम का 40 होता है, इसलिए वहां गलत हो रहा था, 40 से कर लेंगे तो आ जाएगा। H2O का जो है कि 18 ग्राम हो गया U। अगर इसको ग्राम में व्यक्त करेंगे तो यहाँ नीचे लिखा हुआ है, तो मतलब H2O का 16 U हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड के 44 U हो गया। जब इसको ग्राम में व्यक्त करेंगे तो ग्राम आणविक द्रव्यमान या ग्राम अणु आणविक द्रव्यमान कहलाएगा। जैसे कैलकुलेट करके बतलाता हूं कि 1 मोल H2SO4 को कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो H2SO4 मतलब 2 × 1 + 32 + 4 × 16 कितना हो जाएगा, 2 + 32 + 64 = 98 ग्राम हो गया। या इसका अगर इसको ग्राम में लिख देंगे तो क्या हो गया, यह ग्राम आणविक मास हो गया। समझ में आ रहा है। पहले मैंने आपको बताया क्या था, परमाणुक भार बताया। परमाणु भार को व्याख्या करने की और भी चीजें, लेकिन चूंकि अपने 2D पॉइंट आ रहे हैं इसलिए बहुत ही शॉर्ट में और कंपटीशन ओरिएंटेड चीज को ही फोकस कर रहा हूं। इसलिए मैंने आपको पहले ग्राम परमाणु बतला दिया, उसके बाद आणविक द्रव्यमान बतला दिया, फिर ग्राम अणु बतला दिया। अब देखिए कि इसमें जैसे 1 मोल जल हो गया, तो जल का भी निकाल सकते हैं कि जल के लिए क्या हो गया, 2 × 1 + 16 = 18 ग्राम हो गया। इसी ढंग से NaOH सोडियम का कितना होता है, 23 + O का होता है 16 + 1, देख लीजिए 40 हो गया। अर्थात अब इसका शॉर्टकट मेथड क्या हो गया कि ग्राम आणविक द्रव्यमान कितना होता है। अगर ग्राम आणविक द्रव्यमान निकालना होगा तो पदार्थ के ग्राम में भार और पदार्थ का आणविक द्रव्यमान, मतलब उसको भार देकर निकाल सकते हैं। इसको आगे न्यूमेरिकल में भी आपको कराऊंगा। एक बहुत ही महत्वपूर्ण टर्म और भी है, वह है फार्मूला यूनिट मास। अब देखिए इसकी क्या हुआ है कि कभी कभी जो होता है कि मोलिकुलर मास कुछ और होता है, फार्मूला मास, जैसे कि सोडियम कार्बोनेट को नॉर्मल रूप से Na2CO3 लिखा जाता है, लेकिन वो मॉइस्चर एक्सेप्ट करके मॉइस्चर को लेने के कारण वो Na2CO3 10H2O के रूप में उसको सूत्र में लिखा जाता है। तो यहाँ इसका फार्मूला मास अलग हो जाता है। इसी ढंग से अगर आप देखेंगे नेचर में तो जो NaCl है ना, वो NaCl अकेले नहीं पाया जाता है। NaCl के लिए मैं आपको नेक्स्ट पेज में बता देता हूं कि NaCl जो पाया जाता है वो होता है कि Na+, फिर Na+, मतलब बिल्कुल क्लाउड के रूप में पाया जाता है। यूं सोचो तो, लेकिन इसको इतना नहीं लिख के
अपन क्या करते हैं, छोटा फॉर्मूला निकालते हैं। तो चूंकि छोटा फॉर्मूला निकालना पड़ रहा है, इसीलिए यहाँ क्या दिया गया है, NaCl का देखा लिखा हुआ है ना कि वास्तविक रूप से NaClN होता है, क्रिस्टल फॉर्म में होता है NaCl का। लेकिन चूंकि यह सोडियम क्लोराइड को एक सीमा, यहाँ इसको थोड़ी सी इसको हटा दीजिए। ये जो मैं देना चाह रहा था वह था NaCl। NaCl में अगर देखेंगे तो अपना तो एक स्ट्रक्चर लिखे हैं Na प्लस और Cl माइनस, फिर इसके बाद Na प्लस Cl माइनस, Cl माइनस Na प्लस, मतलब कि मतलब 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर इसके हो जाते हैं इस टाइप से, अलग अलग ढंग के, जिसमें कि आप इसको ऐसे भी समझा सकते हो, एक प्लस हो गया, एक माइनस हो गया, इस ढंग से इसको समझा सकते हो। तो मेरा ये कहने का मतलब जो यहाँ जिसका कर हुए कि फॉर्मूला मास और मोलिकुलर मास कभी कभी तो सही हो जाता है। जैसे H2O को लेते हो तो H2O में 18 ग्राम हो गया, 2 ग्राम हाइड्रोजन है, 16 ग्राम ऑक्सीजन हो गया, 18 ग्राम हो गया, तो दोनों के लिए एक है। लेकिन कहीं कहीं चेंज हो जाता है, जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट के Na2CO3 लिखते हैं, लेकिन जिसको फॉर्मूला मास लिखना होगा तो 10H2O भी जोड़ देंगे और 2 से 86 हो गया। तो अब आपने 3 चीज समझ लिया, एटम क्या है, परमाणु क्या है, एटॉमिक वेट क्या है, मोलिकुलर वेट क्या है, उसके बाद ग्राम एटॉमिक वेट क्या है, ग्राम मोल, ग्राम एटम क्या है, ग्राम अणु क्या है। इसके बाद आपने फॉर्मूला यूनिट ऑफ मास के बारे में भी देख लिया। अब एक टर्म है जो कि केमिस्ट्री के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और जो बच्चे को केमिस्ट्री का फोबिया होता है इसके लिए बहुत बड़ा भूत है। लेकिन मैं आपको आज बिल्कुल देसी भाषा में कम शब्दों में बतला देता हूं कि जिस ढंग से 100 को सैकड़ा कहा जाता है। अगर आपके पास 12 आम है तो उसको हम 1 दर्जन बोलते हैं, ठीक है ना। अगर आपके पास 24 आम हो गया तो आप बोलते हो कि मेरे पास 2 दर्जन आम है। तो केमिस्ट्री के टर्म पर चूंकि इसकी परमाणु की साइज बहुत छोटी छोटी होती है, तो एवोगाड्रो ने एक संख्या दिया और वह संख्या बताता है कि 6.022 इंटू 10⁻23 को हम 1 मोल कहेंगे। मतलब कहीं भी अगर 6.022 या 23 कर सकते हो इंटू 10⁻23, एक कैलकुलेशन, इससे कम नहीं ज्यादा। अब मान लिया कि कहीं 12.046 हो जाएगा तो उसका कितना हो जाएगा, 2 मोल हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस ढंग से एक मोल कंसेप्ट है कि 1 मोल में, देखिए अब यह जो सबसे बड़ी खासियत है कि सभी के लिए लागू होता है, क्योंकि आपको ठीक है कि एटम के द्वारा ये मोलेकुल बनता है, लेकिन मोलेकुल का अलग एग्जिस्टेंस है और एटम का अलग है। उसी ढंग से सोडियम से अगर 1 इलेक्ट्रॉन हटा दोगे तो Na प्लस बन जाएगा, तो उसका अलग एग्जिस्टेंस है। या आप यूं सोचो कि यदि आपके पास 6.023 इंटू 10⁻23 अगर केला हो जाए तो आप उसको 1 मोल ऑफ बनाना बोल सकते हो। मेरे ख्याल सब समझ में आ गया होगा। इसी को अलग अलग ढंग से किसी तत्व के 1 ग्राम मोल में उपस्थित परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, 6.2। किसी पदार्थ के 1 ग्राम अणु में, मैंने आपको बताया दोनों है, उसमें 6 पॉइंट क्या होगा, लेकिन अणु हो गए। जैसे एक छोटी एग्जांपल बतलाता हूं कि अगर हाइड्रोजन के केस में देखोगे ये हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है ना। अब नेक्स्ट है कि इसको हम n से रिप्रेजेंट करते हैं। n से रिप्रेजेंट करते हैं तो n इजकल टू 6.02 इंटू 10⁻23। अब इसको याद करने की जो तरीका है उसके आधार पर यही आपको रखना है। इसका मैं आगे भी बतलाऊंगा कि 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन अणु जैसे बतलाया वो भी एवोगाड्रो संख्या है, और 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन परमाणु वो भी एवोगाड्रो संख्या है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूं, अगर 12 आपके पास ए है, केला है, तो उसको भी 1 दर्जन बोलेंगे। 24 आम हो जाएगा तो उसको 2 दर्जन बोलेंगे।
12 आम होगा तो उसको भी 1 दर्जन बोलेंगे, तो दर्जन तो सभी जगह बोलेंगे, क्योंकि दर्जन क्या रिप्रेजेंट करता है कि यह 12 के बराबर है। इसी ढंग से 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन अणु को हम एवोगाड्रो संख्या कहेंगे, और 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन परमाणु को भी एवोगाड्रो संख्या कहेंगे। 1 मोल ऑफ कैल्शियम आयन का भी हम एवोगाड्रो संख्या कहेंगे, और इसमें इसका मान कितना हो जाएगा, जब भी अगर ए आ गया तो इसका मान हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23। ये आपको ध्यान रखना है। अब एक टर्म है कि किसी भी परमाणु के 1 मोल को ग्राम एटम भी कहते हैं। अब इसके आधार पर कुछ ट्रिक्स दे रहा हूं, उस ट्रिक्स को आप समझे और इसी पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराएंगे। जैसे मोलों की संख्या बराबर है दिया गया द्रव्यमान बटा परमाणु द्रव्यमान। जैसे आपसे कोई पूछ दे कि सोडियम का 46 ग्राम में कितने मोल होंगे, तो आपको मालूम है कि सोडियम में कितना बोला है 46, इसका परमाणु भार होता है 23, 2 मोल हो गए। दूसरा बात है कि कभी कभी आयंस पर भी क्वेश्चन दिए गए, पर जैसे आपको मालूम है कि 1 मोल 6.022 इंटू 10⁻23। अब अगर आपसे कोई 2 मोल पूछ दे तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 6.022 इंटू 23। मतलब इस ढंग से बढ़ते जाएंगे। कभी कभी हो जाए कि आपको ए दे दिया और इससे भाग दे दोगे तो मोल की संख्या निकल जाएगा। मोलों की संख्या को n इजकल टू जो स्मॉल है कैपिटल एन, और एवोगाड्रो नंबर को अपना क्या करते हैं n नॉट से दिखाते हैं। कुछ जो और भी कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला है मैं आपको बता रहा हूं। तो पहला क्या होगा, मोलों की संख्या बराबर है वेट ऑफ द सब्सटेंस अपन एटॉमिक वेट, और अगर मोलिकुल होगा तो मोलिकुलर वेट हो जाएगा। इसी तरह से मोलों की संख्या दी गई परमाणुओं की संख्या अपॉन एवोगाड्रो नंबर के आधार पर कर सकते। उसके बाद नेक्स्ट जो सूत्र है वो, अगर परमाणुओं की संख्या बराबर है मोलों की संख्या इंटू एवोगाड्रो नंबर, जब भी निकालना होगा तो जितने मोल होंगे, जैसे अगर हाइड्रोजन के 3 मोल ले लिया या ऑक्सीजन का 3 मोल ले लिया, तो चूंकि 1 मोल में कितने परमाणु संख्या होते हैं, एवोगाड्रो नंबर 6.02 इंटू 10⁻23 होंगे, और जितने मोल होंगे, मेरा कहने मतलब जैसे ऑक्सीजन के में 2 मोल में निकालना होगा तो 2 मोल में क्या होगा 2 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23। इसी ढंग से ग्राफ द्रव्यमान देता है, इसी तरह निकाल लेते हैं। इसको छोड़ भी सकते हो, आप केवल एक ही से कर सकते हो। अगर इसी फॉर्मूला को ढंग से समझ लोगे, आप पीछे जो फॉर्मूला दिया था आप बहुत अच्छा कर लोगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट है मोलर वॉल्यूम, इससे क्वेश्चन डायरेक्ट भी क्वेश्चन आ जाते हैं। किसी पदार्थ के 1 मोल द्वारा जो आयतन ग्रहण किया जाता है उसको मोलर वॉल्यूम कहेंगे, और यह समान ताप एवं दाब पर जो होता है ना, समान ताप दाब क्या 0 डिग्री से और 1 वायुमंडलीय दाब पर, वह 22.4 लीटर के बराबर होता है, और इसमें 6 पॉइंट अणु होते हैं। मतलब किसी भी गैस के 22.4 लीटर में 6.022 इंटू 10⁻23 अणु रहते हैं। अब इसको सूत्र के द्वारा निकालना चाहोगे तो समान ताप पर गैस का आयतन 22 हो जाएगा, या अणुओं की संख्या निकालना होगा तो समान ताप पर गैस का आयतन मतलब 22.4। इस ढंग से दोस्तों मैंने आज मोल कंसेप्ट का इंपॉर्टेंट कंटेंट्स के अंतर्गत ये मैं आपको समझा दिया कि बाकी में मोल कंसेप्ट है क्या। अब अगले कड़ी में मैं आपको 10 मेरे ख्याल से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूं, तब तक आप इसको खूब अच्छा से प्रैक्टिस कर लो। मैं आपको इसको रिवाइज भी कर देता हूं कि शुरू से बतला रहा हूं कि मोल और मोल में क्या अंतर है। मोल परमाणु के हो गया और अणु के हो गए। परमाणु की संख्या निकालने के लिए n इजकल टू n मतलब हो गया मोलों की संख्या n इंटू n नॉट निकालेंगे। किसी भी गैस के समान ताप पर 1 मोल में 22.4 लीटर होते हैं, जिसमें 6.02 इंटू 23 अणु रहेंगे। आशा करता हूं ये वीडियो आपके लिए काफी फ्रूटफुल रहेगा बेसिक कंसेप्ट के लिए। अगली के लिए आप तैयार हो जाइए, जिसके अंतर्गत मैं आपको 10 इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चन दे रहा हूं, और उसके अगली में एक शॉर्ट वीडियो दूंगा कि अगर आप चाहते हैं कि एग्जाम से पहले भी एक बार उसको देख लें तो उसको आप जरूर देखिएगा। इंतजार कीजिए अगले वीडियो के लिए। ओके, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।